हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों का स्पेशल डिमांड था कि सर एक बार पीरियोडिक टेबल का एमसीक्यू करवाया जाए। तो आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग पीरियोडिक टेबल के 125 क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, हम लोग टोटल पीरियोडिक टेबल से 125 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल होगा। एक बार पढ़ने के बाद ऐसा मानो कि आपका पूरा पीरियोडिक टेबल ही कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन के साथ हम लोग कंसेप्ट को भी करते चले जाएंगे ताकि आपको कोई खासा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डॉबरेनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइड, थ्राइस, टेट्राइड, ट्रिटियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉबरेनर ने 3 तत्वों का जो समूह बनाया था तो उस समूह का उन्होंने क्या नाम दिया था। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि डॉबरेनर ने इस समूह का नाम त्रियक दिया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइड कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर डॉबरेनर का त्रियक नियम क्या कहता है, डॉबरेनर का त्रियक नियम क्या कहता है, डॉबरेनर का ट्राइड रूल क्या कहता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि डॉबरेनर के ट्राइड रूल के अनुसार अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 3 तत्व हैं ए, बी और सी, और ये तीनों ही तत्व अपने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया हुआ है। तो डॉबरेनर के ट्राइड रूल के अनुसार जो आपका बीच वाला तत्व बी है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा, वो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, औसत होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर इस बी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो A+C/2 होगा। क्या होगा सर? A+C/2 होगा। तो आप चाहें तो इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं कि डॉबरेनर के ट्राइड रूल के अनुसार, डॉबरेनर के त्रियक नियम के अनुसार अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर डॉबरेनर ने अपने ट्राइड रूल को बताने के लिए, अपने त्रियक नियम को बताने के लिए किस किस तत्व का सहारा लिया था, या डॉबरेनर का ट्राइड कौन कौन सा तत्व कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि डॉबरेनर ने अपने इस रूल को बताने के लिए 3 तत्वों का 3 समूह बनाया था। डॉबरेनर ने अपने ट्राइड रूल को बताने के लिए 3 तत्वों का 3 समूह बनाया था, और इस समूह में उन्होंने किस किस तत्व को रखा, तो ध्यान में रखिएगा। जो इसका पहला समूह था उसमें इन्होंने कैल्शियम को रखा, स्ट्रांसियम को रखा और साथ ही साथ बेरियम को रखा। और जो इनका दूसरा समूह था इसमें इन्होंने लिथियम को रखा, सोडियम को रखा और पोटेशियम को रखा। और जो इनका तीसरा समूह था उसमें इन्होंने क्लोरीन को रखा, ब्रोमीन को रखा और आयोडीन को रखा। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जितने भी तत्व हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? ये सब के सब डॉबरेनर का ट्राइड कहलाते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग इसमें कैसे समझेंगे कि किनारा वाला तत्व कौन सा होगा और बीच वाला तत्व कौन सा होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये ऊपर से नीचे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया हुआ है। तो डॉबरेनर के अनुसार जो ये आपका बीच वाला तत्व स्ट्रांसियम है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान यानी कि कैल्शियम और बेरियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका औसत होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे आपका बीच में तत्व सोडियम है, तो डॉबरेनर के ट्राइड रूल के अनुसार इस सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा इस दोनों का औसत होगा। और ठीक इसी तरह यहाँ पे जो आप ब्रोमीन देख रहे हैं इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, औसत होगा। तो
तो आप सभी इसको बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि डॉबरेनर के ट्राइड रूल के अनुसार अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, औसत होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीफ के नियम के रूप में, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डॉबरेनर के त्रियक का नियम। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि डॉबरेनर ने अपने ट्राइड रूल में बताया था कि अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो उसके किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये डॉबरेनर का ट्राइड रूल है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में मेंडलीफ का भी नियम दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग मेंडलीफ के नियम की बात करते हैं आवर्त सारणी के लिए, जब हम लोग मेंडलीफ के नियम की बात करते हैं तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के लिए क्या नियम दिया था? इन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान का या परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेरे मित्र आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी के लिए सबसे पहले पीरियोडिक रूल किसने दिया था? तो सर सबसे पहले पीरियोडिक रूल मेंडलीफ ने दिया था। कोई आपसे ये पूछे कि मेंडलीफ का रूल क्या है तो आप सभी क्या कहेंगे? मेंडलीफ के अनुसार किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का, एटॉमिक मास का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में न्यूटन का नियम दिया हुआ है। तो आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे और अच्छे से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि न्यूटन ने मोशन के लिए 3 लॉ दिए थे, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लिए भी लॉ दिया था, तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करते हैं, जब हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करते हैं तो इन्होंने अपने इस ऑक्टेव रूल में क्या बताया था? न्यूलैंड ने इन्होंने बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए 1 से लेकर के 8 तक, तो जो पहला तत्व होगा उसका प्रॉपर्टीज किससे मिलेगा? 8वें तत्व से मिलेगा। ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए तो जो पहला तत्व होगा उसका प्रॉपर्टीज किससे मिलेगा? तो सर उसका गुण 8वें तत्व से मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है ये भी किसके लिए था सर? तो सर ये भी आवर्त सारणी के लिए ही था, यानी कि पीरियोडिक टेबल के लिए ही था। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड के समय में कुल तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी थी? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, 56 थी। और इन्होंने इस 56 तत्व के बारे में बताया कि अगर इन सारे तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए तो पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में डॉबरेनर का ट्राइड रूल भी है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है न्यूलैंड, मोसले, डॉबरेनर, मेंडलीफ। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने पीछे बताया है कि न्यूलैंड ने बताया था कि प्रत्येक पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मेरे मित्र आप ध्यान में रखिएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव नियम था, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, ये ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के लिए, ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के लिए लागू नहीं होता था, तत्वों के लिए लागू नहीं होता था। साथ ही साथ इन्होंने जो बताया था कि प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा, लेकिन जब अक्रिय गैस की खोज हो गई, यानी कि नोवेल गैस की खोज हो गई, तो क्या हुआ सर कि जो पहला तत्व था उसका प्रॉपर्टीज, पहला तत्व का प्रॉपर्टीज नौवें तत्व के प्रॉपर्टीज से मिलने लगा। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का ये सबसे बड़ा दो दोष था। पहला दोष क्या था कि ये ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के लिए लागू नहीं होता था, और दूसरा इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि इन्होंने बताया कि प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा, लेकिन जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो पहले तत्व का जो प्रॉपर्टीज था, पहले तत्व का जो गुण था, वे 9वें तत्व से मिलने लगा। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल यहाँ पे फेल हो गया था। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि न्यूलैंड ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि तत्वों का जो गुण है या तत्वों का जो रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बाद में इससे प्रेरित होकर के मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने बताया कि नहीं, जो न्यूलैंड साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हकीकत ये है कि तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ये मेंडलीफ का रूल था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ ने किस वैज्ञानिक से प्रेरित होकर के अपना पीरियोडिक रूल दिया था। तो आप सभी कहेंगे मेंडलीफ ने न्यूलैंड से प्रेरित होकर के अपना पीरियोडिक रूल दिया था। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मोज़ले दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कि मोज़ले नहीं पढ़ते, इसको हम लोग मोसले पढ़ते हैं। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि मोसले को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो मोसले को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। मोसले को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो आप सभी किसका नाम लेंगे सर, मोसले का नाम लेंगे। मेरे मित्र एक और खास बात ध्यान में रखिएगा कि आप अपने ऑप्शन में देख रहे हैं कि न्यूलैंड, मोसले, डॉवरेनर और मेंडलीफ ये चारों ही वैज्ञानिक हैं, और ये चारों वैज्ञानिक पीरियोडिक टेबल को बनाने में अहम योगदान दिया था। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन 3 वैज्ञानिक का जो पीरियोडिक रूल था, जो आवर्त नियम था, वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। आप सभी ध्यान में रखना कि न्यूलैंड, डॉवरेनर और मेंडलीफ, इन तीनों का जो आवर्त नियम था वो किस पे आधारित था, तो सर परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। जबकि मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी था और इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक रूल दिया था वो किस पे आधारित था, तो सर परमाणु संख्या पे आधारित था। किस पे आधारित था सर, परमाणु संख्या पे आधारित था। तो आप सभी इस चीज़ का गांठ मान लेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीफ और आपका न्यूलैंड और फिर डॉवरेनर और इन तीनों का जो आवर्त सारणी के लिए नियम था वो किस पे आधारित था, तो सर परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने जस्ट आपको पीछे इसका आंसर बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड जब अपना ऑक्टेव रूल दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि प्रकृति में टोटल 56 तत्व ही ज्ञात हैं, लेकिन बाद में चल करके आगे बहुत सारे तत्वों का खोज हुआ। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 56, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 66 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 55 और आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 65। आप सभी कहेंगे सर 56 तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे तो आपसे न्यूलैंड के बारे में पूछा गया कि न्यूलैंड ने जिस वक्त अपना पीरियोडिक रूल दिया था या आवर्त सारणी के लिए नियम दिया था उस वक्त कितने तत्व ज्ञात थे? आप कहेंगे 56। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मेंडलीव के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, मेंडलीव के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आप सभी क्या कहेंगे? सर मेंडलीव के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। तो आपका ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 56। मेंडलीव के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 63। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है दामित्री मेंडलीव, लुई पास्चर, मैरी क्यूरी, एनाटोनी लैवोजियर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के खोज की बात करते हैं या आवर्त सारणी के आविष्कार की बात करते हैं, आवर्त सारणी के आविष्कार की बात करते हैं तो आप सभी किसका नाम लेंगे सर? आप सभी मेंडलीव का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर? मेंडलीव का नाम लेंगे। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर मेंडलीव तो बहुत बाद में आए थे, उससे पहले डॉबरेनर ने बहुत सारा प्रयास करा था, उससे पहले न्यूलैंड ने बहुत सारा प्रयास करा था, तो इन सब का हम लोग नाम क्यों नहीं लेते हैं कि इन्होंने आवर्त सारणी का खोज करा? इन सब का नाम हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि डॉबरेनर और न्यूलैंड ने जो आवर्त सारणी के लिए अपना नियम बनाया था उसमें उन्होंने तत्वों को आवर्त में डिवाइड नहीं करा था, सिर्फ इन्होंने रूल दे दिया था कि हाँ इस तरह से होता है कि आप 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ठीक इसी तरह न्यूलैंड ने भी अपना सीधे सीधे रूल दे दिया था, इन्होंने तत्वों को टेबल में डिवाइड नहीं करा था। लेकिन जब मेंडलीव आए थे तो मेंडलीव ने क्या करा, इनके पास जितने भी उस वक्त तक ज्ञात तत्व थे उन सारे को इन्होंने पीरियड्स के रूप में डिवाइड करा और फिर इन्होंने अपना रूल दिया कि तत्वों का रासायनिक गुण क्या होता है, उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन हैं तो आप क्या कहेंगे सर? मेंडलीव। सबसे पहले आवर्त किसने बनाया? आप कहेंगे मेंडलीव। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीव। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने खोजा या आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, आप सभी किसका नाम लेंगे? आप सभी मोसले का नाम लेंगे। आप सभी किसका नाम लेंगे सर? मोसले का नाम लेंगे। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं, कभी आप आवर्त सारणी के आविष्कारक के रूप में मेंडलीव का नाम पढ़ते हैं और कभी मोसले का नाम पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको मेंडलीव ऑप्शन में मिलेगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के आविष्कारक हैं, या आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी को किसने बनाया। लेकिन जब आपको ऑप्शन में मोसले दिया हुआ रहेगा तब आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने करा। तो जहां भी आपको ये आधुनिक वर्ड लगा हुआ मिले तब आप किसका नाम लेंगे? तब आप मोसले का नाम लेंगे। अदरवाइज जहां भी आपको आवर्त सारणी का खोज मिले आप क्या नाम लेंगे सर? मेंडलीव का नाम लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला नहीं हूँ, आप सभी बता करके नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है? ये भी बड़ा आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डॉबरेनर का त्रिक का नियम, मेंडलीव का आवर्ती नियम, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या होगा इसका आंसर?
मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि मेंडलीफ ने क्या बताया था अपने आवर्त नियम में। उन्होंने बताया था कि तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है या तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे मेंडलीफ का आवर्ती नियम। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बाकी के जो ऑप्शन है वो भी अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस करा है, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। आपका कथन दिया हुआ है। पहला कथन, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। दूसरा कथन दिया हुआ है, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहे जाते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी, ओनली ए, बी एंड सी और ओनली सी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी है, ये दोनों ही उल्टा लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर कैसे? तो आप सभी हमेशा ख्याल रखिएगा कि सर आपके आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं, जो ग्रुप हैं, उसमें जो आपका पहला वर्ग है, उस वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? तो वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? क्षार धातु के नाम से जानते हैं, यानी कि एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। और जो वर्ग 2 का तत्व होता है, उसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका वर्ग 17 का तत्व होता है उसको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। और जो आपका वर्ग 18 का तत्व होता है, उसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, या नोबेल गैस एलिमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। तो आप सभी इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि सर हमारे स्टेटमेंट में भी तो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वर्ग 1 का जो तत्व होगा उसको क्या कहा जाएगा? क्षार धातु। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आपके दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आपको मैंने बताया कि वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यानी कि आपका स्टेटमेंट 2 भी गलत है। फिर आपका स्टेटमेंट तीसरा है कि 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहे जाते हैं। आप कहेंगे सर ये सही है, क्योंकि आपने भी यही बताया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ओनली सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल और कई दफ़ा आप सभी इसको याद किए होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, न्यूलैंड के ऑक्टेट्स, डॉबरेनर के त्रिक। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये आवर्त क्या होता है और समूह क्या होता है? ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग आवर्त की बात करते हैं, जब हम लोग पीरियड की बात करते हैं, आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो आपके आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होती है, आपके आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। और जब हम लोग वर्ग की बात करते हैं, यानी कि ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग समूह भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो जो आपके आवर्त सारणी में इस तरह से आपका खड़ी लाइन होती है, या आप कह सकते हो जो उदग्र रेखा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो आप सभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो आपको क्षैतिज रेखा मिलेगी उसको क्या कहेंगे सर? पीरियड कहेंगे, आवर्त कहेंगे। और जो आपको उदग्र रेखा मिलेगी उसको आप क्या कहेंगे सर? वर्ग कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी केवल 2 ही वैज्ञानिक बना पाए। एक आपका मेंडलीफ,
एक आपका मेंडलीफ जिसने सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया, और दूसरा आपका मोसले जिसने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया। आवर्त सारणी यही दो वैज्ञानिक बना पाए। तो आपके एग्जाम में इस दोनों ही आवर्त सारणी से आवर्त और वर्ग को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, मोसले ने जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, उसमें टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? तो सर टोटल आवर्त की संख्या 7 है, और टोटल वर्ग की संख्या कितनी है सर? 18 है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं? तो सर टोटल 7 आवर्त हैं। और टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल समूह कितने हैं? तो आप सभी कहेंगे सर टोटल समूह 18 है। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने थे और टोटल वर्ग कितने थे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या तो 7 थी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या तो 7 थी, लेकिन वर्ग की संख्या यहाँ पे क्या था सर? वर्ग की संख्या 9 थी। तो आप सभी इस चीज को कंठाग्र कर लेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, जबकि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीफ के आवर्त सारणी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी। आप सभी क्या कहेंगे? सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी जस्ट आपने बताया है आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 और 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 3। और आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये चीज़ याद कैसे होगा? आप आसानी से याद रख सकते हैं, बस आपको एक नंबर सीक्वेंस याद रखना होगा। वो नंबर सीक्वेंस क्या है? तो सर वो नंबर सीक्वेंस है 2 8 8 18 18 32 32। बस आपको यही नंबर सीक्वेंस याद रखना है। क्या सर? 2 8 8 18 18 32 32। आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका पहले 2 है तो आप इसको क्या कहेंगे सर? आप इसको पहला आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे सर? आप इसको पहला आवर्त कहेंगे। यहाँ पे आपके दूसरे नंबर पर 8 है तो आप इसको दूसरा आवर्त कहेंगे। अब फिर यहाँ पे आपका तीसरा नंबर पे है तो आप इसको तीसरा आवर्त समझेंगे, और इसको आप चौथा आवर्त समझेंगे, और इसको आप 5वां आवर्त समझेंगे, और इसको आप छठा आवर्त समझेंगे, और इसको आप 7वां आवर्त समझेंगे। अब आप बताइए कि ये चीज़ आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में तो टोटल 7 ही आवर्त हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं सर? 7 आवर्त हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 2, दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 8, तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 8, चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18, 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18, छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32, और 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या 32। अगर आपको ये नंबर सीक्वेंस याद है तो आपके 7वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा जो आवर्त है इसमें क्या है सर? 8 तत्व मौजूद हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा मिल जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन भी आसानी से कर लेंगे। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।